नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैद ICS लॉ के YouTube चैनल पर। और आज आप हम सभी के समक्ष एक बार फिर उपस्थित हैं एक नए विषय की चर्चा को लेकर के। और वो विषय है, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, कि आखिर ऑर्डर 7 रूल 14 सब रूल 4 क्या है। जब हम बात करते हैं ऑर्डर 7 की, तो वो बात बताता है हमें प्लेंट की। जैसा कि आप जानते हैं, CPC जिसे हम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कहते हैं, वो एक प्रोसीजरल लॉ है और उसमें सेक्शन भी होते हैं, रूल भी होते हैं और ऑर्डर भी होते हैं। जब हम सेक्शन की बात करते हैं तो सेक्शन CPC का दरअसल एक सब्सटैंटिव प्रोविजन है। जब हम ऑर्डर या रूल की बात करते हैं तो जो सब्सटैंटिव प्रोविजन को कैसे इंप्लीमेंट किया जाना है, किस तरीके से क्रियान्वित किया जाना है, ये हमें उसका ऑर्डर बताता है। CPC में कुल 158 सेक्शन, 51 ऑर्डर्स हैं। और जब हम ऑर्डर 7 की बात करते हैं तो वो CPC की सबसे एसेंशियल एलिमेंट में आता है, जिसे कहा जाता है प्लेंट, यानी कि वाद पत्र। और वहीं से एक सिविल सूट शुरू होता है, जो कि सेक्शन 9 हमें बताता है एवरी सूट ऑफ सिविल नेचर शैल बी ट्राइड अंडर दिस कोड। और सेक्शन 9 के साथ सेक्शन 26 को इंटरलिंक करते हुए हम कहते हैं दैट दीज टू सेक्शंस फॉर्म द गेटवे टू CPC, यानी यहीं से हम CPC में एंट्री लेते हैं, क्योंकि कहता है सेक्शन 26 एवरी सूट शैल बी प्रेजेंटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट और एनी अदर मैनर प्रिस्क्राइब्ड। तो यानी कि जो प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट है वाद पत्र, और ऑर्डर 7 हमें बताता है कि प्लेंट क्या होगा। तो प्लेंट यानी वो वाद पत्र, एक ऐसा दस्तावेज जो कि अगर मैं, जितने लोग प्रैक्टिस करते होंगे वो जानते होंगे कि सिंगल प्लेन शीट पर रहेगा, डबल स्पेस रहेगा, टाइप रहेगा सादे कागज पर, और उसमें कॉज ऑफ एक्शन को लिखा जाता है, क्या रिलीफ वादी क्लेम कर रहा है ये लिखा जाता है, किस कोर्ट में गया है ये लिखा जाता है। पर इसी ऑर्डर 7 के रूल 14 के सब रूल 4 में एक गलती हमें नजर आती है, और वो गलती ये नजर आती है कि वहां पर लिखा हुआ है क्रॉस एग्जामिनेशन होगा प्लेंटिफ केस स्टेटमेंट का। और आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमित सर। तो सर से हम जानेंगे कि आखिर क्या है ये गलती, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उसको सही किया, कौन सा फैसला दिया, और इसके बाद एक और प्रावधान की बात करेंगे जो भी नया आया है। पर उससे पहले जानेंगे क्या है CPC का ऑर्डर 7 रूल 14 सब रूल 4। सर क्या है ये तमाम बातें? देखिए, ऑर्डर 7 रूल 14 सब रूल 4 जो है, तो उसमें एक तो 14 जो बात करता है ऑर्डर 7 रूल 14 की, प्लेंटिफ जो होगा, प्लेंटिफ अपने प्लेंट को सपोर्ट में कुछ डॉक्यूमेंट्स या जो दस्तावेज वगैरह होंगे उन दस्तावेजों को पेश करेगा। लेकिन उसके साथ में यहाँ पर जो बात की गई कि जब प्लेंट की बात करते हैं तो प्लेंट जो है वो केवल और केवल प्लेंटिफ से जुड़ा हुआ था, कि जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट प्लेंटिफ से जुड़ा हुआ है। और ऑर्डर 7 रूल 14 सब रूल 4 जो है, उसमें प्लेंटिफ्स विटनेस लिखा हुआ है, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ प्लेंटिफ विटनेस। तो प्लेंटिफ अपने ही विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन कर नहीं सकता है, अपने ही विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये जो टर्म लिखा हुआ है कि क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ प्लेंटिफ्स विटनेस, ये जो टर्म है, ये टर्म कहीं ना कहीं पर से गलत टर्म जो है वो सही टर्म नहीं लिखा हुआ है। हालांकि जब हम दूसरे प्रोविजन को पढ़ते हैं, ऑर्डर 8 जो डिफेंडेंट के रिटन स्टेटमेंट से संबंधित होता है, कि जहां पर प्लेंट के जवाब में डिफेंडेंट जो था, डिफेंडेंट अपना रिटन स्टेटमेंट कोर्ट में पेश करता है। तो उसी का जब हम रूल 1A पढ़ते हैं और रूल 1A का सब रूल 4 पढ़ते हैं, तो वहां पर बाकायदा ये लिखा हुआ है प्लेंटिफ्स विटनेस। तो डिफेंडेंट जो भी प्रोसेस कर रहा है या डिफेंडेंट के द्वारा रिटन स्टेटमेंट पेश किया जा रहा है, उसके समर्थन में जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह पेश किए जा रहे हैं, और डिफेंडेंट जो क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा वो प्लेंटिफ के विटनेस का करेगा। प्लेंटिफ क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा तो डिफेंडेंट के विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। प्लेंटिफ अपने विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकता है और डिफेंडेंट अपने विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकता है। तो डिफेंडेंट के कॉन्टेक्स्ट में जो ऑर्डर 8 रूल 1A का सब रूल 4 है, उसमें तो सही लिखा हुआ है कि प्लेंटिफ्स विटनेस। लेकिन जब हम ऑर्डर 7 रूल 14 सब रूल 4A सब रूल 4 पढ़ते हैं, तो वहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया प्लेंटिफ्स विटनेस, तो ये ठीक नहीं है। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में 2005 में एक केस आया, सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें जस्टिस सब्बरवाल जो थे, भाई के सब्बरवाल जी, तो उन्होंने ये हेल्ड किया कि ऑर्डर 7 रूल 14 सब रूल 4 जो है, उसमें प्लेंटिफ्स विटनेस जो टर्म इस्तेमाल किया गया, ये एक लीगल फॉल्ट है, ये एक विधिक त्रुटि है, और इस विधिक त्रुटि को उन्होंने स्पष्ट तरीके से बताया। हालांकि देखिए, आप लोग चूंकि लॉ को जान रहे हैं, तो इसका एक बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, आपको ये बात जानकारी होगी
कि डिफेंडेंट प्लेंटिफ के विटनेस का जब भी एग्जामिनेशन करेगा तो हम उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कहेंगे, और वहीं प्लेंटिफ अगर डिफेंडेंट के विटनेस का एग्जामिनेशन करता है तो हम उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। तो इसी वजह से ये जो शब्द था, ये शब्द सही नहीं था, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को बोला, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात के बारे में सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन के केस में स्पष्ट तौर पर कहा। तो ये था, ये सारी चीजें तो जो कि आपने देखा किस तरीके से सब रूल 14 को वाईकेएस बरवाल साहब, जो शायद बाद में देश के सीजीआई भी बने, जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे, मेरे ख्याल से केजी बालाकृष्णन से पहले, ऑनरेबल केजी बालाकृष्णन साहब से पहले वही हमारे देश के सीजीआई थे, और इस त्रुटि को सुधारा गया। और हालांकि अब एक त्रुटि और हमें देखने को मिलती है, और शायद हो सकता हो भविष्य में ऐसी संभावना है। अभी फिलहाल उस पर कोई क्लैरिफिकेशन किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का नहीं आया है। और जब हम विधि के निर्वचन की बात करते हैं तो उसमें जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है देश का, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है। और वो मामला ये है कि हमारे देश में 3 नए कानून आए, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 472 में जब हम जाते हैं तो लिखा है कि मर्सी पिटिशन के लिए राज्यपाल भी क्षमादान कर सकते हैं और राष्ट्रपति भी कर सकते हैं। जबकि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161, आर्टिकल 72 हमें यह बताता है कि मृत्यु दंड से क्षमा का अधिकार और कोर्ट मार्शल से क्षमा का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, ना कि राज्यपाल के पास है, अंडर आर्टिकल 161 अनुच्छेद 161 के अनुसार। तो सर ये क्या मामला है? क्योंकि हम लोग बेयर एक्ट से अभी हम लोग अध्ययन कर रहे थे, शोध कर रहे थे इस विषय पर, तो वहां पर सर 472 सब क्लॉज 7 में ये स्पष्ट रूप से लिखा है। तो सर ये कहीं ना कहीं एक इट इज कॉन्ट्ररी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान से थोड़ा सा ये देखा, मैंने भी देखा। तो अब आर्टिकल 161 जब देखते हैं तो आर्टिकल 161 में जो पार्डनिंग पावर दी गई है वो गवर्नर की पार्डनिंग पावर दी गई है, और वहां पर स्पष्ट तौर पर हम बात करते हैं कि जो कैपिटल पनिशमेंट या जो डेथ सेंटेंस होता है, तो डेथ सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में जो गवर्नर होता है, गवर्नर के पास में कोई राइट नहीं। कोर्ट मार्शल के केस में भी गवर्नर जो होता है, गवर्नर के पास में कोई इस तरीके का राइट जो है, राइट नहीं। अब यहाँ पर सबसेक्शन 7 में किस सेंस में लिखा गया है, विधायिका का क्या ओपिनियन या क्या मत रहा होगा उसको लिखने के पीछे, तो हालांकि उस पर अभी कोई स्पष्ट ओपिनियन हम बात करें सुप्रीम कोर्ट का नहीं आया। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस पॉइंट को देखेगा या इस सबसेक्शन को देखेगा तो हो सकता है कि जिस तरीके से ऑर्डर 7 रूल 14 सब रूल 4 में जस्टिस वाईकेएस अग्रवाल जी ने ये बोला कि एक लीगल फॉल्ट है, हो सकता है इस तरीके का डिसीजन या इस तरीके की स्टेटमेंट वगैरह भविष्य में सुप्रीम कोर्ट के आए। हाँ, जब तक सुप्रीम कोर्ट का इस पर कोई डिसीजन या सुप्रीम कोर्ट इस पर किसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट नहीं देता है, तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ ये कोई लीगल फॉल्ट या एक विधिक त्रुटि वगैरह है। हालांकि देखने में दोनों कॉन्ट्ररी लगते हैं, निश्चित रूप से प्रथम दृष्टया तो लगते हैं। तो ये थे आज के वो तमाम विषय जो हम आपके लेकर आए। ऐसी तमाम लीगल अपडेट्स, ऐसी तमाम जानकारियां, ऐसे तमाम सेक्शंस के बारे में इंटरप्रिटेशन हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप फॉलो करते रहें वैद आईसीएस लॉ का चैनल। और 26 मार्च से शुरू होने वाला है नया बैच प्री कम मेंस हाइब्रिड मोड पे। आप नीचे दिए हुए नंबरों पर वहां पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। उसके रजिस्ट्रेशन आरंभ हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।